अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपका। आज का टॉपिक है स्टालिनग्राड की जंग जिसने हिटलर की कमर तोड़ के रख दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जुलाई 1942 यूरोप का सबसे ताकतवर तरीन शख्स एडोल्फ हिटलर, जो अपने आप को नाकाबिल शिकस्त समझता था, और नाकाबिल शिकस्त समझने में उस वक्त वो हक बजानब भी था, क्योंकि तब तक 3 साल के अरसे में उसकी फ़ौज ने पोलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, नॉर्वे, यूगोस्लाविया और यूनान को रौंद डाला था, और बगैर किसी बड़ी मज़ाहमत के इन तमाम ममालिक के ऊपर नाजी फ़ौज का कब्ज़ा हो चुका था। कई लाख मुरबा किलोमीटर का एरिया यूरोप का नाजी फ़ौज के पास था। लेकिन मशरिक के अंदर एक ऐसा शहर मौजूद था जो जर्मनी के रास्ते में सबसे बड़ी मुज़ाहमत और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनकर सामने आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पीरियड था। इस शहर का नाम था स्टालिनग्राड, जो कि सोवियत यूनियन के रहनुमा स्टालिन के नाम पे रखा गया था। ये स्टालिनग्राड सिर्फ एक जंगी शहर नहीं था, बल्कि ये इलामत भी थी। हिटलर के लिए इस शहर पर कब्जा सिर्फ फौजी कामयाबी नहीं थी, बल्कि सियासी फतह भी थी। ये शहर सोवियत रहनुमा जोसेफ स्टालिन के नाम पर था। अगर नाजी इसे फतह कर लेते तो पूरी दुनिया में सोवियत यूनियन की साख बहुत बुरी तरह से मुतासिर होती, और पूरी दुनिया के अंदर नाजी जर्मनी के नाकाबिल शिकस्त होने का प्रोपेगेंडा बहुत नुमाया हद तक कामयाब हो जाता। जर्मन फौज की जो जंगी हिकमत अमली थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके 2 असूल बहुत बुनियादी थे। पहला असूल ये था कि जिस भी मुल्क में हमला करना है वहाँ पर शहरों के अंदर एंटर नहीं होना। शहरों में एंटर होने से पहले उस मुल्क की फ़ौज के साथ ओपन फील्ड के अंदर वॉरफेयर की जाएगी, उनको शिकस्त दी जाएगी। उसके बाद सिविक सेंटर्स के ऊपर उनका सिविक कंट्रोल किया जाएगा, शहरों के अंदर जंग नहीं की जाएगी। ये पहला असूल था। दूसरा असूल ये था कि दुश्मन की फ़ौज का जो स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक किया जाए। लेकिन ये जो असूल था, नाजी जर्मनी का जंग के इब्तदाई 2.5 सालों में कामयाबी के साथ इसके ऊपर अमल दरामद किया जाता रहा। लेकिन जब स्टालिनग्राड की जंग होती है तो जर्मन फ़ौज के इस असूल को मुकम्मल तौर पर नाकामी का सामना करना पड़ता है। ये कैसे हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नज़रिए को कहा जाता था वॉर ऑफ मूवमेंट, और इसकी अमली शक्ल थी ब्लिट्ज़रिंग। इसीलिए पोलैंड और फ्रांस में जर्मन फौज ने बड़े शहरों को बाईपास किया। बाईपास करने के बाद उनकी आर्मी जैसी भी थी उसके साथ फाइट की और उनको शिकस्त दी। लेकिन 1941 में सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग के अंदर इस असूल में 360 एंगल के साथ चेंज हमको नजर आती है। अब जर्मन फौज वसी इलाके पर कब्जा तो कर रही है, सोवियत यूनियन के बहुत बड़े हिस्से के ऊपर जर्मन आर्मी ने कब्जा तो कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद सोवियत यूनियन की आर्मी का जो स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक नहीं किया जा रहा। सोवियत यूनियन की आर्मी को ख़त्म करने में नाजी जर्मनी को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। 1942 में हिटलर ने फैसला किया कि सोवियत यूनियन पे हमले को कामयाब करने के लिए उसे अपनी फ़ौज को 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए जो है वो कॉकेशिया के ऑयल रिसोर्सेज की तरफ जाएगा, ताकि ऑयल की रिफाइनरीज के ऊपर, ऑयल के वेल्स जो हैं वहाँ पर, उनके ऊपर कब्जा करने के बाद जर्मन फ़ौज की जो मोबिलिटी की जो कैपेसिटी है उसको इन्हेंस किया जा सके। और जो ग्रुप बी है वो वोल्गा रिवर के दूसरी तरफ अटैक करके उस पूरी टेरिटरी को अपने कब्जे में करेगा, ताकि मॉस्को तक हमले को कामयाब बनाया जा सके। ये उसकी 2 प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी थी। इस 2 प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी को जर्मन फौज अपने पुराने असूल के तहत, यानी कि शहरों पे हमला ना किया जाए, शहरों पे हमला करने से पहले रशियन फौज को शिकस्त से 2-4 किया जाए, इसके मुताबिक वो करना चाह रहे थे। रशियन आर्मी को, स्टालिन को इस बात की समझ आ गई कि जर्मन फौज के इसी असूल को ब्रेक किया जाए और उनको रशियन सिटीज़ के अंदर इंगेज किया जाए। 1942 के मौसम गर्मा में जब जर्मन फौज ने ऑपरेशन ब्लू शुरू किया, इसका मकसद कॉकेशिया के तेल के ज़खायर पर कब्जा करना और दरिया वोल्गा के किनारे वाक़या स्टालिनग्राड को फ़तह करना था, क्योंकि जब तक स्टालिनग्राड को फ़तह नहीं किया जा सकेगा तब तक मॉस्को की तरफ एडवांसमेंट नहीं की जा सकती। इस वक्त जर्मन 6th आर्मी के जनरल, जिन्हें बाद में फील्ड मार्शल भी बनाया गया, फ्रेडरिक पाउलस की क़यादत में तकरीबन 3.25 लाख से ज़ायद फ़ौजियों ने स्टालिनग्राड के ऊपर हमला किया, और इसके साथ साथ उनके साथ दुनिया का सबसे बड़ा तोपखाना, दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिलरी, दुनिया की सबसे बड़ी मौसर फ़ज़ाई क़ुव्वत लुफ्टवाफ़े मौजूद थी। लुफ्टवाफ़े जर्मन एयरफोर्स का नाम है। जर्मन एयरफोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि रशियंस के पास जर्मन एयरफोर्स का मुकाबला करने के लिए कोई काबिल कदर एयरफोर्स मौजूद नहीं थी। असल
जर्मन फौजी सोच के मुताबिक ये शहर एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं था बल्कि सिर्फ एक जोग्राफियाई रुकावट था। जर्मन सिक्स आर्मी का असल काम ये था कि दुश्मन की फौज को डॉन रिवर के इलाके में ब्रेक कर देना और उसके बाद आगे बढ़ना और हर शहर को बगैर जंग किए फतह करते चले जाना। लेकिन यही असूल टूटने वाला था जब जर्मन फौज स्टालिनग्राड के करीब पहुंचती है। तो असल मसला सामने ये आता है कि सोवियत फौज शहर को छोड़कर पीछे नहीं हटती बल्कि शहर के अंदर चली जाती है और ये जर्मन डॉक्ट्राइन के बिल्कुल ख़िलाफ़ था, ये जर्मन की एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल ख़िलाफ़ था। ये जर्मन्स की जितनी भी ट्रेडिशनल वॉर्स हुई हैं, जितनी भी बैटल्स हुई हैं यूरोप के अंदर, उनके भी ख़िलाफ़ था। ये पहली दफ़ा एक अनएक्सपेक्टेड पॉलिसी, अनएक्सपेक्टेड मूव उनको फेस करना पड़ती है क्योंकि अब दुश्मन की फ़ौज मैदान में नहीं थी बल्कि शहर के अंदर थी और जर्मन फ़ौज को मजबूरन वहीं पर लड़ना पड़ा जहाँ पर वो अवॉइड करना चाहती थी, अवॉइड करते आई थी। नतीजा क्या निकलता है कि हिटलर उनको ये हुक्म देता है कि बाईपास द सिटी के डॉक्ट्राइन को इग्नोर कर दिया जाए। अब सिटी के अंदर एंटर होना पड़ेगा और एंटर हुए। अब जर्मन फौज के पास कोई रास्ता नहीं था, ना वो आगे बढ़ सकते थे ना वो शहर को छोड़ सकते थे। ये रशियन आर्मी की पॉलिसी थी। उन्होंने स्टालिनग्राड को जर्मन फौज के लिए एक अर्बन ट्रैप बना दिया और जर्मन फौज जो दुनिया की उस ज़माने में नाकाबिल तस्खीर फौज समझी जाती थी वो एक अर्बन ट्रैप के अंदर फंसने पर मजबूर हो जाती है। 23 अगस्त 1942 को जर्मन फ़ज़ाइया ने स्टालिनग्राड के ऊपर एक खौफनाक बमबारी की। चंद घंटों के अंदर हज़ारों शहरी मारे जाते हैं, शहर खंडरात के अंदर बदल जाता है। लेकिन हिटलर को यकीन था कि अब शहर चंद दिनों के अंदर फतह हो जाएगा और जर्मन आर्मी जो है वो आगे मॉस्को की जानिब मूव करेगी। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी साबित होती है। सोवियत यूनियन के दिफा की जिम्मेदारी उस ज़माने के बहुत मशहूर सोवियत जर्नैल थे जिन्होंने बाद में 1945 में बर्लिन को फतह भी किया था, जनरल चुकोव ने एक नई स्ट्रैटेजी डिवाइस की। इस स्ट्रैटेजी का नाम था हग द एनिमी, अपने दुश्मन को गले लगा लो। ये एक लाइन के अंदर जो मैंने पॉलिसी आपके सामने बयान की है ना, इसके बारे में आपको अगर एक बहुत क्लैरिटी के साथ अगर आप इस लाइन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ये एक पॉलिसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सबसे बड़ी पॉलिसी, सबसे बड़ी सक्सेसफुल पॉलिसी कंसिडर की जा सकती है। हिस्टोरियंस इसके ऊपर डिबेट करते हैं। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज़ है, लेकिन और कुछ हिस्टोरियंस का कहना है दिस इज़ दी बेस्ट पॉलिसी क्योंकि इस पॉलिसी के नतीजे में स्टालिनग्राड के अंदर जर्मन फोर्सेस अपनी आर्टिलरी और अपनी फ़ज़ाइया को इस्तेमाल नहीं कर सके। ये कैसे हुआ मैं आपको ये समझाता हूँ। जर्मन फौज के पास जो फ़ज़ाइया थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वो दुनिया की बेस्ट एयर फोर्स थी और रशिया के पास उसके मुकाबले में बहुत कमज़ोर एयर फोर्स मौजूद थी। ना तो रशियन एयर फोर्स के पास फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद थे उस लेवल के जो जर्मनी के पास थे और ना ही बॉम्बर्स थे। अब होता ये था कि जर्मन फोर्सेस जब आगे बढ़ती हैं तो उनको कवर के लिए जर्मन एयर फोर्स की सपोर्ट हासिल होती थी। जर्मन एयर फोर्स और जर्मन आर्टिलरी रशियन महाज के ऊपर बमबारी करती थी जिसके नतीजे में रशियन फौजी बहुत बुरी तरह से बिखर जाती थी, स्कैटर्ड हो जाती थी, तितर बितर हो जाती थी और जर्मन आर्मी को एडवांस करने का मौका मिलता था। अब हुआ ये कि ज़ुकोव ने जब कहा हग योर एनिमी, इसका मतलब ये था कि जर्मनी की फौज के 20 से 50 मीटर के अंदर रहकर लड़ा जाए। जर्मनी की फौज अगर पीछे जाए, जर्मन फौजी अगर पीछे जाए तो आप उनके मजीद आगे चले जाएं, मजीद उनके साथ आपका और उनका डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। 20 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाज़ जगह पर, बाज़ मौक़ों पर 10 मीटर का फासला भी रह गया था। इस पॉलिसी का फ़ायदा ये होता था कि जर्मन फ़ौज अपनी आर्टिलरी और अपनी एयर फोर्स की बम्बार्डमेंट को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाती थी। ये एक मेन डिफरेंस था जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 6 साल की ड्यूरेशन के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। ये डिफरेंस 1945 तक जर्मनी की शिकस्त तक चलता है। मैं इसकी मजीद थोड़ी सी तफसील आपको बताता हूँ। अब जर्मन आर्टिलरी और जर्मन फ़ज़ाइया दोनों कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई। अब वो अपनी फ़ौज को सपोर्ट करने के लिए रशियन महाज के ऊपर बमबारी नहीं कर पाते थे और ये जंग फिर हग द एनिमी की पॉलिसी के मुताबिक स्टालिनग्राड के शहर के अंदर इस तरह से लड़ी गई कि एक शहर की एक गली जर्मन फौज के पास है तो दूसरी गली रशियन फौज के पास है। एक गली के अंदर एक मकान अगर रशियन फौज के पास है तो दूसरा मकान जर्मन फौज के पास है। एक मकान की एक मंजिल अगर रशियन फौज के पास है तो उसी मकान की दूसरी मंजिल जर्मन फौज के पास है और एक मंजिल पर अगर एक कमरा रशियन फौज वहाँ पर मोर्चा बनाकर बैठी हुई है तो दूसरे कमरे के अंदर जर्मन्स अपना मोर्चा बनाकर बैठे हुए हैं। इस
जंग से जर्मन फौज बहुत ज़्यादा नाला हुई, बहुत ज़्यादा परेशान हुई, बेतहाशा नुकसान उठाया और तंज के तौर पे वो इस पॉलिसी को रैटन क्रीग का नाम दिया, यानी कि चूहों की जंग। यानी कि हर गली में, हर मोहल्ले में, हर नाली में, हर घर में, हर मंजिल पे, हर कमरे के अंदर ये जंग की जा रही है। ऐसी जंग वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर ऐसी जंग कभी नहीं हुई है। ऐसी जंग तो गुरिल्ला वॉरफेयर के अंदर भी इस तरह की एग्जाम्पल्स आपको नहीं मिलती। तो ये चूहों की जंग जो जर्मन आर्मी ने इसको तंजन का, इसका मजाक उड़ाया, ये जर्मन आर्मी को लेकर बैठ जाती है। हर इमारत एक किला बन जाती है, हर मंजिल एक मुहाज़े जंग बन जाता है। और स्टालिन ने इस सिचुएशन के अंदर एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पास किया, उसका नाम था ऑर्डर नंबर 227। और उस ऑर्डर की फ्रेजिंग ये थी कि नॉट वन स्टेप बैक, एक कदम भी पीछे नहीं हटना। इसका नतीजा ये निकला कि नवंबर 1942 तक जर्मन फौज शहर का 90% से ज़्यादा हिस्सा कब्जा कर चुकी थी। इसके बावजूद रशियन आर्मी शहर के अंदर मौजूद थी, अपने मोर्चे, अपने मुहाज बनाकर कायम थी। अब जर्मन फौज की ऑपरेशन ब्लू के मुकाबले में सोवियत यूनियन ने अपना ऑपरेशन यूरेनस शुरू किया। ऑपरेशन यूरेनस बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी बैटल की। इस पॉलिसी के मुताबिक रशियंस ने फैसला किया कि जर्मन फौज के साथ इटालियन फौज भी है, रोमानवी फौज भी है और यूगोस्लावियन फौज भी है। तो रशियन आर्मी ने ये डिसाइड किया, इन चारों फौजों में जो जर्मन के साथ अलाइड हैं, इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ऑर्गेनाइज्ड जर्मन है। बाकी तीन फौजें इतनी ऑर्गेनाइज नहीं है, इतनी वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है। इनके ऊपर अटैक करना और इनको शिकस्त देना कंपैरेटिवली ईजी है। तो ऑपरेशन यूरेनस का जो फर्स्ट फेज है, उसके अंदर 11 दिन के अंदर अंदर इन तीनों फौजों को इतना वीक कर दिया जाता है कि वो न्यूट्रलाइज हो जाती हैं और जर्मन फौज को सपोर्ट करने के काबिल नहीं रहती। इन तीनों फौजों के दस्तों को रशियन आर्मी इंसर्कल कर लेती है। इंसर्कल करने के बाद उनको इंडिपेंडेंट पोजीशन के अंदर कॉर्नर कर देती है। वो तीनों फोर्सेस अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो जर्मन आर्मी को सपोर्ट कर सकें। इसके बाद अब रशियन फौज जर्मन फौज के साथ बराह रास्त मुकाबले में आ जाती है और तीन तरफ से जर्मन फौज को मुहासरे में ले लिया जाता है। 2,50,000 फौजी जर्मन फौज के जो हैं वो मुहासरे में आ जाते हैं। अब हिटलर के सामने दो रास्ते थे। पहला रास्ता था कि फौज को पीछे हटने का हुक्म दिया जाए, दूसरा रास्ता था कि शहर में डटे रहने का हुक्म दिया जाए। हिटलर ने दूसरा रास्ता चुना। ये उसकी सबसे तबाहकुन गलतियों में से एक साबित हुआ। 28 जनवरी को हिटलर को ये इतला पहुंचती है कि जर्मन फौज के कमांडर फ्रेडरिक पाउलस हथियार डालने वाले हैं। ये खबर जब उसको उसकी खुफिया एजेंसी देती है तो वो फौरन से पहले फ्रेडरिक पाउलस को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तैनात कर देता है और उसको बताता है, उसको ये इनडायरेक्ट मैसेज था कि कोई भी फील्ड मार्शल कभी भी सरेंडर नहीं करता। ये दुनिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ड्यूरिंग द वॉर, ड्यूरिंग द बैटल किसी भी जर्नल को फील्ड मार्शल बनाया जाए। फील्ड मार्शल उसे बाद में भी बनाया जा सकता था, लेकिन हिटलर ने उसे ड्यूरिंग द बैटल फील्ड मार्शल इसीलिए बनाया क्योंकि वो उसको ये मैसेज देना चाहता था कि फील्ड मार्शल हथियार नहीं डालता, सरेंडर नहीं करता, उसके पास एक ही ऑप्शन होता है सुसाइड का। लिहाजा तुम भी सुसाइड कर लो और तुम्हारे फौजी भी सुसाइड कर लें। और बताया जाता है कि जब फ्रेडरिक पाउलस को ये कहा गया कि तुमने सरेंडर नहीं करना बल्कि सुसाइड करना है, तो फ्रेडरिक पाउलस जो कि एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, इसके बरक्स जो हिटलर था उसका ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के बैकग्राउंड से था, तो उसने कहा कि मैं एक बोहेमियन कॉर्पोरल के लिए अपनी जान नहीं दे सकता। बोहेमियन कॉर्पोरल, बोहेमिया जर्मनी का एक बहुत ही पसमानदा इलाका है और कॉर्पोरल जो है फ़ौज के अंदर छोटे दर्जे के फ़ौजियों को कहा जाता है, जबकि पाउलस जो था वो एक कमीशन्ड ऑफिसर था। तो उसकी ये स्टेटमेंट कि मैं एक बोहेमियन कॉर्पोरल के लिए अपनी जान नहीं दे सकता, ये कहने के बाद उसने फैसला किया कि वो रशियन आर्मी के सामने सरेंडर करेगा। 31 जनवरी 1943 को जनरल फ्रेडरिक पाउलस रशियन हाई कमांड से मिलता है और वो उनके सामने सरेंडर कर देता है। तकरीबन 91,000 जर्मन फौजियों ने हथियार डाले, उसमें से सिर्फ चंद हज़ार फौजी ही वापस जिंदा जर्मनी लौट सके। स्टालिनग्राड की असल अहमियत, ये पूरी स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई है, जो बिल्कुल फैक्ट्स और फिगर्स, ऑथेंटिक फैक्ट्स और फिगर्स की बुनियाद पर है, इसको सुनाने का मकसद ये कि स्टालिनग्राड की बैटल ने हिस्ट्री के अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट काम किए। पहला काम तो उसने ये किया कि उसने दो तब्दीलियां पैदा की हैं वॉरफेयर की हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। पहली तब्दीली तो उसने ये की है कि उससे पहले वॉरफेयर होती थी बैटल फील्ड्स के अंदर, शहरों के अंदर जंग नहीं होती थी। ठीक है, 42 से पहले जर्मन एयर फोर्स ने यूरोप के कुछ शहरों के, लंदन के ऊपर बहुत ज़्यादा बम्बारमेंट की थी, लेकिन
कहीं लंदन के अंदर बैटल तो नहीं हुई ना। स्टालिन ग्राड एक शहर के अंदर बैटल का जो कंसेप्ट है प्रैक्टिकली वो दुनिया की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ, नंबर 1। नंबर 2, जो हग द एनिमी की पॉलिसी है ये भी दुनिया की तारीख में पहली दफा डिप्लॉय की गई बाय रशियन फोर्सेस, और इन दो पॉलिसीज ने सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर बैटल ऑफ स्टालिन ग्राड को हाईएस्ट लेवल का टर्निंग पॉइंट डिक्लेयर कर दिया। हिस्टोरियंस आज भी इस बात पर एग्री करते हैं कि स्टालिन ग्राड के अंदर रशियन फोर्सेस की इस स्ट्रेटजी की बुनियाद पर यह फैसला आसानी से किया जा सकता है कि जर्मनी की शिकस्त इसी बैटलफील्ड के अंदर लिख दी गई थी, जो 4 साल के बाद प्रैक्टिकलाइज होती है, कैपिटलाइज होती है। बरतानवी वजीर आजम विंस्टन चर्चिल ने इसे नाजी जर्मनी के लिए टर्निंग ऑफ द फेट डिक्लेयर दिया, ये उसकी फ्रेजिंग है, ये उसके वर्ड्स हैं। इस पूरी जंग का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वही है जो मैं आपको पहले थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में बता चुका हूँ कि कभी कभी फतह ज़्यादा ताकतवर हथियारों से नहीं मिलती बल्कि दुश्मन की ताकत को बेकार बना देने की हिकमत अमली से मिलती है। यही था हग द एनिमी का असूल, और यही वो असूल था जिसने तारीख को बदल दिया।